नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया दंगल का। देश भर के मन में आज आशंका थी और लोग कह रहे थे कि हे भगवान, फिर से तूफान। लेकिन निसर्ग तूफान मुंबई पहुंचते पहुंचते कमजोर पड़ गया और इस तरह मुंबई में भारी तबाही की आशंका फिलहाल टल गई है। हालांकि तूफान का असर हुआ है और भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका से अब भी इनकार नहीं किया जा सकता। अरब सागर में उठे निसर्ग तूफान ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडफॉल किया था। इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते ये तूफान मुंबई को पार कर गया। निसर्ग तूफान अम्फन तूफान के चंद दिनों बाद आया है। अम्फन से बंगाल और उड़ीसा में बड़ी तबाही हुई थी। कोरोना के संकट काल के बीच आए इन तूफानों ने लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी। आज दंगल में हम आपको दिखाएंगे निसर्ग तूफान का असर कितना रहा। कुछ विशेषज्ञ और हमारे रिपोर्टर्स जो इस वक्त महाराष्ट्र के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, आपको वहां का ताजा हाल बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं निसर्ग तूफान पर एक रिपोर्ट के साथ। अरब सागर से उठा निसर्ग तूफान मुंबई को अपनी जद में ले चुका है। तेज हवा और बारिश का असर मुंबई पर पड़ा है। हम लोग इस वक्त वाशी ब्रिज में मौजूद हैं। करीब 1.5 घंटा पहले साइक्लोन निसर्ग ने लैंडफॉल किया अलीबाग में और अब करीब 3 बज चुका है और जो विंड स्पीड है वो स्पीड तेज पकड़ रही है। अब वाशी ब्रिज पे आप देख सकते हैं अभी का अगर विंड स्पीड आपको बताएं तो ये 100 से 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड विंड चल रहा है। ये मुंबई की एक मुख्य सड़क है। जेजे फ्लाईओवर से उतरने के बाद कुछ छोटी छोटी जगह पर इस तरीके के पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं। इस तरीके का डिस्ट्रक्शन मुंबई में फिलहाल देखने को मिल रहा है। अब साइक्लोन करीब करीब हिट कर चुका है अलीबाग के पास में और उसके बाद ये विंड का स्पीड जो है, ये हवा की रफ्तार जो है वो और बढ़ सकती है। निसर्ग तूफान का लैंडफॉल महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुआ। दोपहर करीब 1 बजे रायगढ़ के अलीबाग में तूफान जमीन से टकराया और तब उसकी रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे थी। हवा है, उसका जो स्पीड है, उसकी जो रफ्तार है वो 100 से 120 किलोमीटर इतनी होती है जब ये लैंडफॉल होता है। और अभी से ये महसूस होने लगा है। आप देख सकते हैं कि हवा बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है। बीच बीच में कुछ टहनियां भी आ जाती है। पत्ते तो यूं उड़ के गिर रहे हैं, दरवाजे हिलने लगे हुए हैं और लोग फिर भी है कि देखिए यहाँ पर ये मछुआरे हैं या इस कोलीवाड़ा के इलाके वो उत्सुक है, वो बाहर आ गए हैं। निसर्ग तूफान के निशाने पर महाराष्ट्र का रायगढ़, मुंबई, पालगढ़ और ठाणे है, तो गुजरात का वलसाड, नौसारी और सूरत भी इसकी जद में है। इसके अलावा दमन, दादर और नगर हवेली, गोवा, कर्नाटक के तटीय इलाके और पश्चिमी मध्य प्रदेश तक इसका असर रहने की संभावना है। आपको हम दिखाते हैं कि समुद्र के किनारे पर भी एनडीआरएफ की टीम फिलहाल डिप्लॉय है। वो लगातार यहाँ पे लोगों को जो माइक है, माइक में ये घोषणा कर रही है कि लोग समुद्र किनारे पे न आए, क्योंकि हालांकि भले ही तूफान फिलहाल टकरा चुका है लेकिन अभी भी पूरी तरीके से जो खतरा है वो गया नहीं है, जिसके चलते एनडीआरएफ की टीम भी यहीं पे तैनात है। साथ ही जो लोकल प्रशासन है, लोकल प्रशासन भी यहाँ के स्थानीय लोगों को बार बार ये कह रहा है कि वो भी यहाँ पे न आए। एनडीआरएफ का जहां तक सवाल है, लगभग 43 टीमें डिप्लॉय हैं दोनों राज्य मिलाकर के। 21 टीमें महाराष्ट्र में हैं, 16 टीमें गुजरात में हैं। खतरे का जहां तक सवाल है, मैं अपेक्षाकृत देखा जाए तो अम्फन के हिसाब से ये एक कमतर साइक्लोन माना जाएगा। लेकिन साइक्लोन अपने आप में एक खतरे की घंटी होती है और किसी भी रिहायशी इलाके से साइक्लोन जब गुजरता है, वो तो हर दिन तो होता नहीं है, तो इसकी खतरे और डेंजर का पोटेंशियल पूरा रहता है। तो उसी के मद्देनजर वर्स्ट केस सिनारियो के अनुरूप तैयारी की गई है। तूफान के असर से पालघर के तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट को खतरे का अंदेशा था, लेकिन वहां नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन निसर्ग अपने साथ कितनी तबाही लाया है और देश के कौन कौन से हिस्से इससे प्रभावित हैं, अभी इसका आकलन बाकी है। आज तक ब्यूरो।
तो आज तक के तमाम संवाददाता इस समय चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। आपको लाइव तस्वीरें हम दिखाएंगे। महाराष्ट्र पर से भले ही, मुंबई पर से भले ही इस वक्त तूफान का खतरा टल गया, लेकिन इस तूफान की आहट कितनी भयानक थी, कितनी खतरनाक थी, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक तूफान का खतरा भले टल गया हो, लेकिन बरसात का खतरा अभी बाकी है। भारी बारिश की संभावना है, देर रात तक भारी बरसात हो सकती है मुंबई में। महाराष्ट्र पर से तूफान गुजर गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन-दीव, कर्नाटक के कुछ हिस्से, इन इलाकों पर इस तूफान का खतरा लगातार मंडरा रहा था। ये देख सकते हैं आप मुंबई की तस्वीर। तूफान की रफ्तार कितनी तेज थी कि मोटरसाइकिल्स तक टिक नहीं पाई उस हवा के दबाव के आगे, और जैसे उड़ गई हो कागज के खिलौनों की तरह, वैसा ही कुछ असर इस तूफान का दिखाई दिया। छतें उड़ गई, जो कच्ची कमजोर छतें थी वो उड़ गई तूफान की वजह से, वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों पर पेड़ गिर गए, पूरा का पूरा एक बस स्टॉप जो था वो जमींदोज हो गया इस तूफान के दबाव के आगे। और नवी मुंबई में हमारे सहयोगी गौरव बख्तानिया इस वक्त लाइव मौजूद हैं, वहां से वो आपको ताजा हाल बताएंगे। नवी मुंबई में गौरव आप जहां पर मौजूद हैं, सौरभ आप जहां पर मौजूद हैं, वहां का हाल दिखाइए, और इसके पहले जब तक तूफान का खतरा रहा वहां किस तरीके के एहतियात बरते गए? जी रोहित, सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त हम वाशी इलाके में मौजूद है और यहाँ पर कई सारे पेड़ गिर चुके हैं। आपको सबसे पहले उस तरफ लेके जाते हैं रोड के पहले। हाँ, एक ये एम्बुलेंस जारी है। ये जो पूरा पेड़ है बहुत ही बड़ा पेड़ था रोहित, आप देखिए, और ये इस रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर ये पेड़ मौजूद था। बड़ा पेड़ पूरा गिर जाता है नीचे, और उसके साथ ही जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग की जो दीवार है वो भी टूट जाती है। अच्छी बात ये रही कि उस वक्त यहाँ से कोई गुजर नहीं रहा था, तो इस पूरे हादसे में कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। अब सड़क के इस तरफ देखिए रोहित, यहाँ पर देखिए कितने और ज्यादा पेड़ गिरे हुए हैं। ये फुटपाथ का नजारा देखिए, आपको फुटपाथ तो दिखेगा ही नहीं बिल्कुल भी, और ये जो आप पोल देख सकते हैं, पोल भी पूरी तरीके से झुक चुका है, उसका आकार झुका हुआ है क्योंकि उसके ऊपर भी पेड़ गिर चुका था। अब सड़क के इस तरफ देखिए, सड़क के इस तरफ आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो साइन बोर्ड्स है, जो यहाँ इस लोकल एरिया के जो साइन बोर्ड्स है वो भी पूरी तरीके से गिर चुके हैं। थोड़ी देर पहले हम वाशी ब्रिज पर मौजूद थे रोहित, और वहां पर हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि वहां पर हम खड़े भी नहीं रह पा रहे थे। जितनी भी जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स थे वहां पर लगे हुए, वो सारे के सारे गिर चुके हैं, और बाइक्स तो वहां से पास भी नहीं हो पा रही। तो लोग क्या कर रहे हैं, बाइक से उतरकर हाथों के सहारे धक्का मारकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए अभी रिस्टोरेशन का वर्क चल रहा है। ये जो इंटरनेट सर्विसेज के जो केबल्स है वो भी पूरी तरीके से उखड़ चुके हैं, वो जमीन पर गिरे हुए हैं। ये लोग इसके रिस्टोरेशन वर्क में लगे हुए हैं। तो नवी मुंबई में जो साइक्लोन निसर्ग है उसका असर काफी देखने को मिल रहा है। हमें बताया जा रहा है कि 250 से ज्यादा पेड़ गिरे हैं रोहित पूरे नवी मुंबई इलाके में। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इसका खतरा यहाँ से टल चुका है। फिलहाल आप देखिए कि बारिश उतनी ज्यादा नहीं हो रही है, हवाएं भी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा हाल नई मुंबई में कई जगह पर हमें दिख रहा है। देखिए कितना बड़ा पेड़ है रोहित ये, और ये जो पेड़ है रोहित पूरा का पूरा सड़क के इस पार गिरता है। पूरा रोड ब्लॉक हो चुका था। अच्छी बात ये रही देखिए कि वो बिल्डिंग के अंदर भी अंदर नहीं गिरा है, वहां पर तमाम गाड़ियां और रेसिडेंशियल बिल्डिंग है बेहद ही पास वहां पर। तो ऐसा हाल रोहित नई मुंबई के कई इलाकों में हमें देखने को मिल रहा है। पंकज उपाध्याय हमारे सहयोगी इस समय लाइव मौजूद हैं। इस भयंकर तूफान में भी हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता बाहर हैं, वहां जहां आप देख सकते हैं गाड़ियां, पेड़, कुछ नहीं टिक पा रहा इस तेज हवा के आगे। पालघर में पंकज आप मौजूद हैं, इस समय की स्थिति वहां पर क्या है, जरा तस्वीर दिखाइए। रोहित, पालघर तो बच गया। सुबह सवेरे से मछुआरों को बहुत ज्यादा डर था कि आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा। तमाम नावों को बांध दिया गया था, कवर कर दिया गया था, लेकिन तूफान आया नहीं, इसलिए मछुआरों ने इस वक्त राहत की सांस ली है। शहर का मैंने मुआयना लिया है, जानो माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि ग्राउंड जीरो पर दिखा कि एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। करीब
20,000 के ऊपर लोगों को इवैक्यूएट करवा दिया गया था। 11 गांव के ऊपर नजर थी, तमाम जितने लो लाइंग एरियाज थे वहां पर काम किया गया था। उसका नतीजा ये हुआ कि एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी के तहत एनडीआरएफ ने और ग्राम पंचायत ने, तमाम एजेंसी ने, पुलिस ने, तमाम सारी एजेंसीज ने साथ में मिलकर काम किया और लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। सबसे जो बड़ा डर था मछुआरों में वो यही था कि अगर विंड स्पीड जो है अगर 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है तो फिर इनके जो बड़े ट्रॉलर्स हैं या नाव है उनका क्या होगा। लेकिन किस्मत रही ऐसा कुछ हुआ नहीं। सभी प्रार्थना कर रहे थे कि ये संकट टल जाए। संकट टल गया, पालघर बच गया। जी, पालघर बच गया। लेकिन इसके अलावा महाराष्ट्र के और हिस्सों से क्या क्या खबर आपके पास आ रही है इस समय, और हम पीछे की तस्वीरें भी देखना चाहेंगे। आपके पीछे सड़क बिल्कुल खाली पड़ी है। ये एहतियात बरता गया इसलिए कि तूफान आ रहा था, और उसके जाने की खबर के बाद क्या वापस अब लोग घरों से निकल रहे हैं बाहर? हाँ, धीरे धीरे मैं देख सकता हूं। अब मैं यहाँ पर सीधा प्रसारण के लिए खड़ा हूं तो देखिए, और यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो गया। क्या डर था पहले कि तूफान आने वाला है, और अब बिल्कुल आप निकल आए हैं यहाँ पे? बिल्कुल डर था पहले डर था, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है बिल्कुल डर? अभी नहीं है बिल्कुल भी। पहले डर था? नहीं, सुबह डर था, अभी कोई डर नहीं है। अच्छा, तो पालघर बच गया आपका? पालघर बच गया, पूरा का पूरा बच गया है। खुशी है? एकदम खुशी है। चलिए देखिए, अब लेकिन मछुआरों के लिए तो रोहित अगले 2 महीने काम होगा नहीं, इसलिए तमाम उनके जो नाव हैं उन्होंने अपनी बंद कर दी हैं। सड़क खाली इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर एजेंसीज ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि कोई भी सड़क से में नजर नहीं आना चाहिए। जब तक खतरा बना रहता है तब तक आप अंदर ही रहिए अगला नोटिफिकेशन तक। अब अगला नोटिफिकेशन तो निकला नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है अब तूफान का तो डर है नहीं। अब धीरे धीरे अपने बाइक स्कूटर लेके लोग सड़क पर नजर आने लगे हैं। वापस आते हैं पंकज आपके पास। पालघर तो बच गया पंकज बता रहे हैं, लेकिन जहां वाशी में हमारे सहयोगी मौजूद हैं सौरभ वक्तानिया, वो बता रहे थे कि पुल के ऊपर खड़े होना मुश्किल था, हवा इतनी तेज गति से चल रही थी। और तस्वीर हम आपको एक बार दिखाते हैं, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जिस समय ये तूफान के हिट करने का पीक समय था, जब ये लग रहा था कि इस वक्त शहर को ये हिट कर सकता है तूफान, लेकिन तूफान ने रास्ता बदला और तूफान मुंबई से बचता हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना तेज आंधी, कितनी तेज तूफान था कि मोटरसाइकिल तक उड़ गई। इसके अलावा समंदर की लहरों पर आप उस तूफान का असर देखिए, कितना डरावना उस समय पूरा माहौल हो गया था जिस समय ये तूफान आ रहा था। और सौरभ वक्तानिया जो इस समय हमारे सहयोगी खड़े हुए, देखिए छतें उड़ गई, उनके छप्पर उस समय उड़ गए, जितनी तेज तूफान ये आया था उस वक्त। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ी देर पहले, और अब बताया जा रहा है कि तूफान की रफ्तार घटकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो गई है, जो माना जा रहा था 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शहर से टकराएगा, हिट करेगा। सौरभ वक्तानिया, इस समय आप जहां पर मौजूद हैं वहां स्थिति कैसी है, और थोड़ी देर पहले भी, क्योंकि आप लगातार सुबह से इस तूफान के बीच बाहर रहे, लगातार आप वहां रिपोर्टिंग करते रहे, क्या कुछ आपने ऐसा देखा है जो कि डरावना था वाकई? रोहित, आपको बता दूं कि सुबह से जो मंजर था वो काफी ज्यादा डरावना था, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार मुंबई से रिपोर्टिंग कर रहे थे, क्योंकि मुंबई में जब दोपहर से ये जो तूफान चल रहा था तो हवाएं बहुत ज्यादा थी और तस्वीरें बहुत ही ज्यादा भयानक भी थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, तमाम जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड से जो पेड़ थे, कई सारे बोर्ड्स और एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स हमें गिरते नजर आए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि मुंबई से जो बड़ा खतरा था वो टल गया, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। एक एक दिन में 1100-1400 केसेस आ रहे हैं। अगर वही वक्त पर अगर जो ऐसा तूफान मुंबई से टकराता तो नुकसान काफी ज्यादा हो जाता। लेकिन तस्वीरें अब नवी मुंबई की देखिए, नई मुंबई में निसर्ग का जो असर है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा था। ये आपको बता दे रोहित, जब ये पेड़ गिरा तो यहाँ के लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि तभी जो हवा की रफ्तार थी वो बहुत ही ज्यादा थी। और जब आपको मैं बता दूं कि ये पूरा पेड़ पूरे सड़क के उस किनारे गिरा था, और लोगों से भी बात की किस तरीके का जब तूफान आया तब कैसा हाल था यहाँ पे। We all were sitting at our homes, resting peacefully, and then the sudden sound of something huge came from our house. अचानक से बहुत जोर से आवाज आया। फिर हमने खिड़की से देखा तो पता चला यहाँ हमारे घर के यहाँ ही इतना बड़ा झाड़, वो पूरा झड़ से उखड़ गया। पूरा रोड ब्लॉक था यहाँ पर, रोड पे से कोई गाड़ी यहाँ से यहाँ से यहाँ। हवा कितनी तेज थी तभी? हवा बहुत तेज थी। पूरा झाड़, बहुत ऊंचा झाड़, बिल्डिंग से भी ऊंचा झाड़ था, बट वो पूरा जड़ से नीचे से उखड़ के पूरा रोड पे बिखर गया था। इधर यहाँ पर हर जगह हर कुछ टूट चुका है। यहाँ
सब टूटा है, बहुत कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ है और मतलब रोड इतना ब्लॉक था, बट फटाफट यहाँ पर लोगों ने आके रोड को पहले क्लियर कर दिया। कितना ज्यादा डर था जब तूफान आ रहा था। सौरभ तस्वीरें दिखा रहे हैं। सौरभ देखिए पीछे की, जिस तरह से पेड़ उखड़ कर गिरे हैं, जिस तरह से दुकानों के शटर के आगे पेड़ों का ढेर लगा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं तूफान कितना खतरनाक रहा होगा। और ये देखिए तस्वीर, समुद्र के ऊपर जब ये तूफानी हवाएं चल रही थी, उस वक्त समुद्र का रूप कितना रौद्र, कितना डरावना लग रहा था। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, हवा की रफ्तार का अंदाजा आप लगा सकते हैं, उसकी आवाज से उसकी भयावहता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और अब यह कहा जा रहा है कि मुंबई में देर रात तक तेज बारिश हो सकती है। तूफान भले ही टल गया हो, लेकिन तेज बरसात का खतरा अभी तक टला नहीं है। हमारे साथ इस वक्त एसएन प्रधान आ गए हैं, जो कि डीजी हैं एनडीआरएफ के, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के, और हमारे साथ जीपी शर्मा साहब आ गए हैं, अध्यक्ष स्काईमेक के। बीके खन्ना हमारे साथ आ गए हैं, आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं। मिहिर जोशी हैं, आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं। लेकिन कुछ ही देर हमारे साथ डीजी एनडीआरएफ एसएन प्रधान साहब रहेंगे। तो फटाफट प्रधान साहब, आपसे कुछ सवाल मैं लेना चाहता हूं। क्या यह माना जाए कि पूरी तरह से खतरा मुंबई पर से टल गया है, और अगर अभी खतरा है तो कहां कहां और खतरा है इस तूफान का? देखिए, जैसा कि आपने अभी कहा कि हवा का खतरा जरूर टल गया, बिकॉज जब साइक्लोन सिस्टम अंदर चला जाता है, इनलैंड हो जाता है, तो वैसे ही वीकन होने लगता है। ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है उसका। लेकिन जो बारिश की बात है, वो बारिश का खतरा अभी भी बना हुआ है, और बारिश के साथ साथ अगर टाइड रहेगा तो उसमें वाटर लॉगिंग हो सकती है। तो इसकी थोड़ी बहुत गुंजाइश अभी रहती है, इसको भी देख लेना चाहिए, और बीएमसी को इस पर काम करने की जरूरत होगी। तो वो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि बारिश का खतरा टला नहीं है, और बारिश जो है मुंबई के लिए अपने आप में एक समस्या बन सकती है। बाकी जहां तक साइक्लोन सिस्टम का सवाल है, साइक्लोन सिस्टम हैज मूव्ड इनलैंड, और अभी कुछ पुणे से साउथ में है और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। और अभी जो आधे घंटे पहले मेरी टीम्स जो हाई इम्पैक्ट सबसे ज्यादा एरिया रायगढ़ जिला था, वहां से रिपोर्ट कर रही थी कि 70 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे हवा अब चलने लगी है, जो कि कम है काफी पहले से। 120 से कम है, 130 तक भी गया था हवा रायगढ़ में, और काफी वहां नुकसान हुआ है। पेड़ बहुत सारे टूटे हैं, पोल्स टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, और बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है, स्पेशली जिनके छत जो है पक्के नहीं थे। लेकिन अब रेस्टोरेशन का काम जरूरी है, और ऑलरेडी एनडीआरएफ की टीमें बाहर निकल के आ गई हैं, जहां जहां सेफ्टी है वहां पर काम करना शुरू कर दी है। और ये कहा जा सकता है कि मुंबई से तो हवा का खतरा जरूर टला है। आगे देखना होगा कि जो आगे जहां जहां मूवमेंट करता है साइक्लोन, अब वीकेंड स्टेट में मूव करेगा, तो इसलिए अब बारिश का ही खतरा बचता है, और बाकी काम है रेस्टोरेशन का, रिहेबिलिटेशन का। प्रधान साहब, किन किन इलाकों में अभी माना जा सकता है कि खतरा टला नहीं है? कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां अभी चिंता करने की जरूरत है तूफान को लेकर? मेरे विचार से अब चिंता का विषय तो नहीं है। मेनली जो डैमेज पोटेंशियल है वो कम हो गया है। अब जो है मेन प्रोसेस होगा बारिश और वाटर लॉगिंग ना हो शहरी इलाकों में, और उसके अलावा रेस्टोरेशन ऑफ पावर लाइंस जहां जहां कटी हैं, ट्री जहां गिरे हुए हैं, उनको यातायात का आवागमन साफ करना, और अगर टेलीफोन पोल्स डैमेज हुए तो उनको आप रिस्टोर करना, यही काम रहेगा। और इसमें समय लग सकता है, स्पेशली रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिलों में या पालघर जिलों में, यहाँ पर डैमेज कुछ ज्यादा हुआ है। तो एनडीआरएफ ने खास तौर पर आज क्या क्या तैयारी की? खास तौर पर पीछे जो हुआ पश्चिम बंगाल में, सारी तैयारी के बाद भी उसको देखते हुए किन किन चीजों का एहतियात आपको बरतना पड़ा? देखिए, तैयारी पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में जो तैयारी हुई थी उस पर पूरी तरह से अमल किया गया, और उसी तरह से यहाँ भी अमल किया गया। और राज्य सरकारों का प्रथम जो कर्तव्य होता है, डिजास्टर रिस्पांस का मैंडेट राज्य सरकारों के पास होता है। हम लोग असिस्टेंस में जाते हैं सेंट्रल एजेंसीज। तो मुझे खुशी है कि यहाँ जो है समन्वय का स्तर जो है काफ़ी अच्छा रहा, और मेरे विचार से अभी तक अगर कोई लॉस ऑफ लाइफ का रिपोर्ट नहीं है, और अगर ये ऐसा ही बना रहता है, फिगर 0 ही रहता है, तो हमारी जो जीरो कैजुअलिटी अप्रोच रही इसमें और समन्वय रहा, ये कारगर सिद्ध हुआ ऐसा कहा जाएगा। और अभी एनडीआरएफ की 43 टीमें ग्राउंड पर हैं, और वो अभी रहेंगी जब तक इसकी जरूरत होगी। सर, अभी तक कोई नुकसान की जानकारी आप तक आई है किसी भी इलाके से देश के?
देखिए अभी तक तो कोई डेथ की रिपोर्ट नहीं है। वो जो बड़ी बात है, हम लोगों ने जान और माल की सुरक्षा को सामने रखा था और ये तय किया था कि 0 कैजुअलिटी होनी चाहिए। और जितनी भी मीटिंग्स चाहे होम मिनिस्टर साहब ने किया, चीफ मिनिस्टर के साथ या कैबिनेट सेक्रेटरी ने किया, सभी अफसरान के साथ, इसमें पहला मुद्दा ये था कि लाइफ नहीं जाना चाहिए, 0 कैजुअलिटी हमारी टारगेट होनी चाहिए। मुझे लगता है हम लोग लगभग सक्सेसफुल हुए हैं। हालांकि अभी पुष्टि नहीं की जा सकती, हो सकता है कहीं पर कुछ हुआ हो, लेकिन अभी तक जब जितना जो स्टेट से और उनके कंट्रोल रूम से जो जानकारी प्राप्त हुई है, देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है, इसकी सर्वे के बाद जानकारी पूरी मिल पाएगी। जी प्रधान साहब, इस तरह के तूफान की जब आहट आती है, इस तरह के तूफान को लेकर जब अलर्ट्स जारी होते हैं, तो उस मौके पर क्या क्या तैयारी पहले से कर ली जाती है? क्योंकि तूफान को रोक तो सकते नहीं, जाहिर है उसको फेस करना होगा, तो उसके लिए क्या क्या प्लान, क्या क्या तैयारी होती? द प्रोटेक्शन टू लाइफ, जो पहला कर्तव्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार का होता है कि लोगों की जान किसी भी हालत में बचाई जाए, और इसके लिए हम लोग इवैक्यूएशन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमको समय रहते जो प्रेडिक्शन मिल जाता है, फोरकास्ट मिल जाता है, तो इसके आधार पर इवैक्यूएशन होता है। तो इवैक्यूएशन कारगर हुआ है। इसका एक ही तरीका है समझने का कि लॉस ऑफ लाइफ नहीं के बराबर हो या नहीं हो। तो मुझे लगता है कि इवैक्यूएशन इस मामले में कारगर हुआ है, साइक्लोन निसर्ग में कारगर हुआ है। जहां तक लाइफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है, तो वो जरूर हुआ है, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा आकलन करने में। लेकिन एनडीआरएफ की तैयारी ये रहती है कि हम लोग बहुत पहले से वहां लग जाते हैं, और आईएमडी का प्रेडिक्शन बहुत पहले से आजकल मिलने लगा है। कई बार सप्ताह 10 दिन पहले भी मिलता है, इसमें 4 दिन पहले मिल चुका था। तो उसके अनुसार प्री पोजिशनिंग हो गई थी। स्टेट गवर्नमेंट ने जहां चाहा वहां प्री पोजिशनिंग किया। जैसा कि मैंने कहा और मैं दोहरा रहा हूं कि पहला जो मैंडेट है, कर्तव्य है स्टेट गवर्नमेंट का और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट उनका होता है। हम लोग असिस्टेंस में जाते हैं, लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल होता है, वी नेवर से नो टू एनीथिंग। और सबसे पहला प्रिंसिपल होता है, वी पुट आवरसेल्व्स एट द डिस्पोजल ऑफ द लोकल एंड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो हमसे काम लिया जाता है वो समन्वय में लिया जाता है, और हम एज एन एक्सपर्ट वहां काम करते हैं और यथासंभव कोशिश करते हैं कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस ना हो। जी, क्या मैं समझ सकता हूं इस समय आप काफी व्यस्त हैं, लगातार आपके पास कॉल्स भी आ रहे हैं बीच बीच में। एक आखिरी सवाल लेकर केवल आपको धन्यवाद करूंगा प्रधान साहब, और आखिरी सवाल मेरा यह है, कब आप पूरी तरह निश्चिंत हो सकेंगे, फ्री हो जाएंगे आप कि अब ठीक है, अब हमारा काम खत्म हो गया? मैंने यही सोचा था अम्फन में कि अब फ्री हो रहे हैं, तो तब तक निसर्ग की सूचना मिल गई। तो हम लोग फ्री नहीं है, वी आर ऑल द टाइम 24/7 हम लोग लगे हुए हैं। आपको मैं ये बता दूं, मेरे जितने भी सिपाही और अफसरान हैं, मैं उनकी तरफ से ही काम करता हूं। और एक तरह से मैं आपको बता दूं कि उनको पिछले कई सप्ताह से एक तरह से फुर्सत नहीं मिल पाई, और कोविड के साथ भी जूझ रहे हैं। तो कब हम लोग फ्री होंगे? अगर इसी साइक्लोन के बारे में कह रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि अम्फन के मुकाबले थोड़ा सा वीकर साइक्लोन था। तो रेस्टोरेशन, अगर अभी भी रेस्टोरेशन का काम कोलकाता और तटवर्ती जिलों में, बंगाल में चल रहा है, तो वो अब ये 13वां दिन है। तो मुझे लगता है कि उसके हिसाब से थोड़े कम दिनों में हम लोग रेस्टोर कर पाएंगे महाराष्ट्र के जिलों में। शुक्रिया एसएन प्रधान साहब, आज तक से बात करने के लिए। डीजी एनडीआरएफ इस समय बता रहे थे कि जान बचाना पहली प्राथमिकता होती है, और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस तूफान से अभी तक जान के किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन यह तूफान कितना भयानक था, जरा एक बार फिर से इन तस्वीरों के जरिए आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। मोटरसाइकिलें ठहर नहीं पाई इस तूफान की रफ्तार के आगे, उड़ गई जैसे खिलौने हो, इतनी तेज तूफान की रफ्तार थी। आप देख सकते हैं हवा की गति कितनी रही होगी, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा समुद्र की लहरों को देखकर जो दुकानों के साइन बोर्ड थे वो उखड़ गए, बस स्टॉपेज थे वो देख सकते हैं आप किस तरीके से इस तूफान के आगे जमींदोज हो गए। पेड़ पूरी तरह से उखड़ गए, दुकानों के शटर के आगे गिरे पड़े हैं। यह हालत इस तूफान की वजह से हुई, और राहत की बात यह रही कि तूफान शहर तक आते आते कमजोर पड़ गया और उसके बाद आगे निकल गया है महाराष्ट्र से। तो मुंबई कम से कम इस तूफान की तबाही से बच गई। ये एक बड़ी खबर है। कोरोना के काल में एक के बाद एक ये दूसरा बड़ा तूफान था जिसके आगे
लग रहा था कि आने वाले दिन जाने कितने कठिन हो सकते हैं इस तूफान की वजह से, लेकिन राहत इस बात की ये रही। लोग कह रहे थे कि हे भगवान और कितने तूफान। विद्या हमारी सहयोगी देखिए इस समय मुंबई में मौजूद है, पालघर से हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं पंकज, और साथ ही पंकज खेलकर हमारे एक और सहयोगी इस समय लाइव आपके साथ आ गए हैं, जो लगातार सुबह से जान जोखिम में डालकर भी कवरेज कर रहे हैं अलीबाग में। पंकज खेलकर आप मौजूद हैं, कितना नुकसान सुबह से आपने अब तक देखा, और अभी इस समय जब बाहर खड़े हैं हवा की रफ्तार कम हुई है, थोड़ी राहत लग रही है कि नहीं? बिल्कुल रोहित, राहत लग रही है। जो डर था मन में कि क्या होने वाला है, जो रफ्तार थी हवा की, खड़े नहीं हो पा रहे थे। पहले हम समुद्र के किनारे खड़े थे, जब हवा थोड़ी तेज हुई तो गेट के सामने आ गए, वहां पर भी खड़े नहीं हो पाए तो हम टेरेस पे चले गए। टेरेस पे काफी देर खड़े थे, लेकिन वहां से भी हमें हटना पड़ा और दूसरी टेरेस पे जाना पड़ा। और जिस प्रकार से यहाँ पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो 3 बरगद के बड़े पेड़ है, यहाँ का जो महाराष्ट्र का पोर्ट ट्रस्ट का जो ऑफिस है, वहां पर हम यहाँ पर खड़े हैं, और ये जो 3 पाइन ट्रीज है वो बिल्कुल नीचे गिर गई है, उखड़ गई है जमीन से। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो यहाँ पर और एक ऐसा छोटा सा ऑफिस जैसा है, उसके परखच्चे उड़ गए हैं, पूरे टीन शेड्स वहां से उखड़ गए हैं, ऐसा नजारा है। और ये नजारा सिर्फ इस पोर्ट ट्रस्ट के ऑफिस का नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर जो स्थानीय लोग जो बात कर रहे हैं कि जो कोलीवाड़ा है, यानी जो फिशरमैन्स कॉलोनी है, उनके कच्चे मकान होते हैं, उनके घरों के ऊपर के छत उड़ गए हैं। और तकरीबन उनका दावा है ऐसा कि 100-150 तो ऐसे नुकसान हो ही गया है। लेकिन अब प्रशासन जुड़ गया है। हमारे साथ एक अधिकारी है यहाँ के, उनसे बात करते हैं। सर, कितने निश्चिंत हो अभी आप? हवा का रुख भी कम हो गया है, बारिश भी कम हो गई है। अभी हवा का रुख कम हो गया है, तो साइक्लोन तो ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, तो हम लोग काफ़ी निश्चिंत हो गए हैं। और हम लोगों ने जो पहले प्रिकॉशन ली है उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को किस तरह से समझाया कि नहीं घर के अंदर ही रहना ज़्यादा ज़रूरी है? लोगों को पूरा सूचना दी गई थी कि घर के अंदर ही रहो। हमने बीच के ऊपर सायरन बजाए है, अनाउंसमेंट किए हैं, कोई बीच में नहीं आए हैं, सब घर में रहे। जिला प्रशासन की तरफ से बहुत सारे अनाउंसमेंट की गई है, उनको सब सूचना दी गई। रोहित, यहाँ पर जो एनडीआरएफ के अधिकारियों से भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जिला प्रशासन ने उन्हें बुलाया है, एक अर्जेंट मीटिंग है और उसके बाद एक आकलन होगा कि कहां कहां टीम्स भेजनी है एक राहत कार्य के लिए, एक बचाव कार्य के लिए। जिस प्रकार से पेड़ उखड़ गए हैं या घर के परखच्चे उड़ गए हैं, जो कच्चे मकान थे, तो अब लोगों को फिर से स्थापित करना है, फिर से उनके घर पे ले जाना है, क्या कुछ करना होगा, इसका आकलन करना होगा। इसीलिए ये मशीनरी, स्टेट मशीनरी, डिस्ट्रिक्ट मशीनरी फिर से काम में जुट जाएंगी। एक राहत की सांस तो है कि जो निसर्ग, जो साइक्लोन है वो तो जा चुका है, लेकिन इसके बाद की जो तबाही मचा कर गया है उससे अभी उभरना है। वापस आते हैं पंकज आपके पास। पंकज उपाध्याय भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पालघर, उनके पास चलेंगे और विद्या के पास चलें। उसके पहले एक बार तस्वीरें आपको फिर से दिखाते हैं इस तूफान की तबाही की। ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर देती हैं कि आज क्या हो सकता था और किससे आज बचने के लिए ये पूरा इंतजाम, पूरी जद्दोजहद कल से पिछले 24 से 36 घंटे से की जा रही थी। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से तूफान के रास्ते में जो कुछ आया तूफान ने उसे उड़ा दिया। कुछ भी चीज उस तूफान की रफ्तार के आगे ठहर नहीं पा रही थी। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले बंगाल में अम्फन तूफान ने जो तबाही मचाई थी, ठीक वैसी तबाही की आशंका इस दूसरे तूफान से, जिसका नाम है निसर्ग, उससे भी हो रही थी। लेकिन राहत की बात यह रही कि वो तूफान उतना भयानक, उतना रौद्र रूप नहीं अख्तियार कर पाया और उसके पहले ही उसका रास्ता बदल गया। वो आगे बढ़ गया महाराष्ट्र से, मुंबई पर से। विद्या हमारी सहयोगी इस समय हमारे साथ मौजूद है। विद्या, क्या क्या सुबह से आपने अभी तक देखा है और अभी की तस्वीर क्या है, दिखाइए जरा। विद्या, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। विद्या, सुबह से क्या क्या देख चुकी है और अभी की तस्वीर क्या है, दिखा दीजिए। ये देखिए, विद्या, हम सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए।
शायद आवाज नहीं आ रही है विद्या की हम तक, और हमारी विद्या तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लगातार आप देख सकते हैं तूफान के हालात के बीच भी सुबह से आज तक के रिपोर्टर, हमारे संवाददाता जो कोरोना काल में भी और तूफान में भी जान जोखिम में डालकर जगह जगह से लगातार आप तक ग्राउंड रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं। देख सकते हैं आप समंदर में किस तरीके से तूफानी लहरें उठी। ये दोपहर की तस्वीर है जिस वक्त तूफान मुंबई के तट से टकराने वाला था, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, बड़े बड़े समुद्री जहाज जो समुद्र के बीच में थे पत्तों की तरह डोलने लगे थे तूफान की वजह से। ये तस्वीरें उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये कि अब हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी, लेकिन उसकी वजह से, तूफान की वजह से जो अब आशंका है वो ये कि मुंबई में देर रात तक तेज बरसात हो सकती है। केवल तूफान ही नहीं, तूफान के बाद बरसात का खतरा भी है मुंबई के ऊपर, जिसके लिए अभी मुंबई राहत की सांस पूरी तरह ले पाने में सक्षम नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से थोड़ी चिंता अभी रखनी पड़ेगी। हमारे साथ जीपी शर्मा इस वक्त मौजूद हैं, अध्यक्ष स्काईमेट के। बीके खन्ना हमारे साथ हैं, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ हैं। मिहिर जोशी भी हैं, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ हैं। मिहिर जोशी साहब, इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये कि तूफान तो टल गया लेकिन बरसात का खतरा अब भी बरकरार है। बताते हैं 125 साल से मुंबई में तूफान उस तरीके का नहीं आया, लेकिन बरसात को लेकर मुंबई की यादें बहुत अच्छी नहीं है। शायद जोशी साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लगातार आपको बता दें तूफान के हालात मुंबई में इस वक्त बने हुए हैं और इसी वजह से बातचीत करना, लोगों तक अपनी उन तक संपर्क कर पाना भी थोड़ा कठिन है। हमारे सहयोगी पंकज खेलकर और पंकज उपाध्याय, दो सहयोगी वाशी में और अलीबाग में हमारे साथ मौजूद हैं इस समय लाइव। और ये सीधी ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में तेज बारिश हुई और अभी भी ये आशंका जताई जा रही है कि शाम को देर रात फिर से तेज बारिश हो सकती है। और इसी आशंका की वजह से, तूफान के हालात की वजह से शाम 7 बजे तक मुंबई एयरपोर्ट पर भी कामकाज बंद कर दिया गया। विद्या गाड़ी में आ गई हैं, हम कोशिश करते हैं अब विद्या से शायद हम बात कर पाए। विद्या, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, क्योंकि बाहर तेज हवा थी, संपर्क आपसे हो नहीं रहा था, सुन नहीं पा रहे थे आपको हम। अब बोलिए, क्या हालात हैं अभी के इस समय वहां? जी देखिए, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ इस वक्त ये हालात है कि सूरज निकल गया है, धूप निकल गई है और जो हवा है वही तेज है। लेकिन बाकी अगर कहें कि बरसात की अगर हम बात करें तो बहुत मध्यम हो चुकी है, ना के बराबर बरसात हो रही है। लेकिन हाँ, सिर्फ एक इस बरसात ने सड़कों का हाल बहुत बुरा कर दिया है। जगह जगह पर पानी जम गया है रोहित। और जैसा आप बात कर रहे थे कि पहली बरसात से ही मुंबई का पता चल जाता है कि मुंबई की सड़कों का क्या हाल होगा, यही देखने को मिल रहा है इस वक्त रोहित। विद्या, सुबह से आप मौजूद हैं लगातार इस तूफान के बीच में, क्या हालात थे सुबह की? तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं थोड़ी देर पहले की, ये बेहद डराने वाली भयानक तस्वीरें। जी बिल्कुल, अलीबाग में जो सेंटर था, आई ऑफ द स्टॉर्म जिसे कहा जाता है, वो अलीबाग में था। और वहां से जो भयानक तरीके से जिस तरह से हवा बह रही थी, हम लोग ने वर्सोवा में जब हम लोग खड़े थे तो वहां पर भी हमने महसूस किया कि काफी तेज हवाएं चल रही हैं। उसके बाद हम दूसरी जगहों पे जब गए तो काफी जगहों पे पेड़ गिरे हुए मिले। कुछ जगहों पर तो पेड़ गाड़ियों पर गिर गए, जिससे काफी भारी नुकसान हुआ है कई लोगों को। लेकिन इस वक्त यही एक चीज है कि जानों का कोई नुकसान नहीं हुआ है, जान लोगों की सही सलामत है। और यही सबसे बड़ी बात है, यही प्रिपरेशन किसी को करने के लिए बीएमसी पिछले 2 दिनों से जद्दोजहद कर रही थी। जी, वापस आएंगे विद्या आपके पास। विद्या, हमारी सहयोगी, देखिए इस समय गाड़ी में आना पड़ा उनको, क्योंकि बाहर जो हालात हैं बात करना संभव हो नहीं पा रहा। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिन भर की तस्वीरें हैं। वासी पुल पर तूफान का मंजर कैसा था, बस स्टॉप पूरी तरह से जमींदोज हो गया, गाड़ियों पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए, हवा से बाइक तक उड़ गई। तूफान में देख सकते हैं आप सड़कों के बीचों बीच किस तरीके से एक के बाद एक पेड़ गिरे हुए हैं, गाड़ियों पर पेड़ गिरे हुए हैं। ये उस तूफान की वजह से हालात हुए। जीपी शर्मा, अध्यक्ष हैं स्काईमेट के, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जो हमें बता पाएंगे शायद कि आगे का अनुमान क्या है। शर्मा जी, आगे का अनुमान क्या कहता है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अभी मुंबई में तेज बरसात हो सकती है। कितनी बरसात की आशंका है अभी? जीपी शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी करके दिखाते हैं आपको तस्वीरें, जरा अलग अलग तस्वीरें, जो भयानक तस्वीरें, जो इस बात का अंदाजा देती हैं कि यह तूफान कितना खतरनाक हो सकता था, जिसकी आहट, जिसकी दस्तक भर से पूरा शहर हिल गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं वो तूफान अगर पूरी ताकत के साथ शहर में दाखिल होता तो क्या कुछ हो सकता था। ये देखिए आप, तस्वीरें मुंबई के अलग अलग हिस्सों की हैं। मुंबई की सड़कों पर तूफान का कहर किस तरीके से रहा है, खड़ी गाड़ियों पर कैसे पेड़ गिर गए हैं, गाड़ियों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं सड़कों के रेलिंग्स उखड़ गए पेड़ गिरने की वजह से। ये मुंबई की तस्वीर है। इसके अलावा रत्नागिरी में, महाराष्ट्र के, आप देख सकते हैं समुद्र के भीतर जो समुद्री जहाज थे, बड़े बड़े जहाज, वो इस तूफान की तेज रफ्तार का सामना करने के लिए डटने की कोशिश कर रहे थे, जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे थे। इमारतों के ऊपर टीन की छतें आप देख सकते हैं कैसे उड़ गई हैं इस तूफान की वजह से, तेज रफ्तार हवा की वजह से। बताया जा रहा था कि 125 किलोमीटर तक की रफ्तार हो सकती है प्रति घंटे की इस तूफान की, और इतनी रफ्तार के साथ अगर ये तूफान शहर से टकराता तो आप देख सकते हैं ये छतें किस तरीके से उड़ी हैं टीन की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और कितना भयानक हो सकता था शहर के अंदर, कई इमारतों में क्या हालात हो सकते थे इस तूफान की वजह से। इन तस्वीरों को देखकर आप एक अनुमान लगा सकते हैं। पंकज उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी, जो लगातार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं सुबह से इस पूरे घटनाक्रम के बीच भी, इस पूरे तूफान के बीच भी। पंकज, इस समय मौसम विभाग ये कह रहा है कि देर रात तक तेज बारिश की आशंका अभी गई नहीं है, और मुंबई का अनुभव बरसात को लेके बहुत अच्छा नहीं है। खासतौर पर जुलाई का महीना पास आते आते बारिश का अनुमान डराता है मुंबई को। जी हाँ रोहित, मुसीबत का मौसम तो अब शुरू ही होने वाला है। अभी ये तो साइक्लोन का डर था, अभी ये तो धीरे धीरे जाएगा। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 48 घंटों तक खतरा तो बना ही रहेगा, तो इन स्टेट ऑफ अलर्ट तो सबको रहना ही पड़ेगा। अब ये खत्म होता है तो उसके बाद तो मुंबई में मानसून ऑफिशियली आ ही जाएगा। उसके बाद आखिर बीएमसी की, एमएमआरडीए की, राज्य सरकार की आखिर कितनी तैयारियां हैं, वो तो पहली बरसात में ही नजर आ जाएंगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि मुंबई के लिए बरसात कुछ अच्छी खबरें लेके नहीं आती हैं, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे की सरकार है, इस बार क्या मिजाज अलग होगा ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो कई हफ्तों से बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। अब हम मुंबई की बात कर रहे हैं तो इस वक्त ताजा खबर मुंबई एयरपोर्ट से आ रही है, और वो ये है कि आज शाम 6 बजे से लैंडिंग और टेक ऑफ एक बार फिर से शुरू कर दी जाएगी। पहले ये खबर दी गई थी कि शाम के 7 बजे तक टेक ऑफ और लैंडिंग बंद कर दी गई है। कारण एक साइक्लोन का था जिसकी वार्निंग दी गई थी, और दूसरा कारण यह भी था कि मुंबई एयरपोर्ट पे आज एक कार्गो प्लेन स्किड कर गया और आगे चला गया। अमूमन ये होता है जब कोई एयरक्राफ्ट स्किड कर जाता है तो हम देखते हैं हफ्तों तक जो रनवे है वो बाधित हो जाता है, लेकिन अच्छी बात ये रही कुछ डैमेज नहीं हुआ, इस एयरक्राफ्ट को टो कर लिया गया। और अब जानकारी दी जा रही है कि 6 बजे से सुचारू रूप से टेक ऑफ और लैंडिंग शुरू होंगी। पहले तो रोहित ये भी बता दूं कि 50 टेक ऑफ और लैंडिंग्स होती थी, इतनी ही इजाजत दी गई थी मुंबई एयरपोर्ट को, लेकिन आज क्योंकि वार्निंग भी थी इसलिए सिर्फ 19 ऑपरेशंस थे। उम्मीद करनी चाहिए आने वाले दिनों में चीजें सुचारू रूप से चलेंगी, क्योंकि हजारों की संख्या है लोगों की जो वापस जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, वापस आते हैं आपके पास पंकज। देखिए, बता रहे हैं कि अब 6 बजे से टेक ऑफ और लैंडिंग हवाई अड्डे पर फिर से शुरू हो जाएगा। मिहिर जोशी हैं, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ हैं, उन तक आवाज नहीं जा रही थी, उनसे हम फिर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही बीके खन्ना साहब हैं, वो भी आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। जरा दोनों से बात करने की कोशिश करते हैं। जोशी जी, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है, अब जबकि तूफान का खतरा टल गया लेकिन बरसात का खतरा अभी बाकी है, आशंका अभी बाकी है। कितना बड़ा तनाव, कितनी बड़ी चिंता मुंबई के लिए, आप देखते हैं इसको? हाँ, नमस्ते रोहित जी। हमने अक्सर देखा हुआ है कि जब भी साइक्लोन की हम बात करते हैं तो ज़्यादा नुकसान है वो पानी की वजह से होता है। जो तेज़ हवा चलती है वो तो है ही, तो जब तक हम ये पूरा ना देख ले कि कितना रेनफॉल हो रहा है, और जैसे कि आप बता रहे थे कि मुंबई का बरसात को लेके एक्सपीरियंस कुछ इतना अच्छा नहीं है, तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या जो अभी जो आपदाएं आ रही है वो भी अपना रूप बदल रही है या नहीं। और हमने 2019 में देखा कि आपदाओं के जो आंकड़े हैं हिंदुस्तान में,
वो पूरे दुनिया में जो आंतरिक विस्थापन हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा है। तो अभी भी खतरा पूरी तरह से मैं नहीं मानता हूँ कि टला है। जोशी साहब बता रहे हैं आपदा प्रबंधन को लेकर अपनी बात, और बीके खन्ना जी खास तौर पर बारिश को लेकर मुंबई के अनुभव कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। आपको लगता है कि बरसात के मौसम के लिए ये तूफान एक चेतावनी है, एक दस्तक है कि अपनी तैयारी कर लीजिए आने वाले दिनों के लिए? देखिएगा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, 3 चीजें होती हैं साइक्लोन के अंदर। सबसे पहले हवा होती है, दूसरी वाली बारिश है, तीसरा है स्टॉर्म सर्ज, जिसके बारे में अभी तक नहीं बताया गया है। स्टॉर्म सर्ज होता है कि एक किस्म से वॉल ऑफ वाटर, जो कि मतलब जो है समुद्र के पानी को लेकर आती है, जहां तक लेके आएगी। आमतौर पर होता है कि 1 किलोमीटर लेके आए, 1.5 किलोमीटर, डिपेंडिंग ऑन किसी हाइट है। इसकी सुना है कि हाइट 1 या 2 मीटर के ऊपर की है, तो ज़्यादा अंदर तक नहीं आएगी। तो वो जो पानी होता है वो सलाइन वाटर होता है, और जहाँ पर वो पानी फिर जाता है तो उसके अंदर 1 या 2 साल तक आप अपनी वहाँ पर कोई खेती वगैरह नहीं कर सकते हैं। वापस आते हैं कि हवा के बारे में, जहाँ पर ये इन्होंने रायगढ़ के अंदर, जो साउथ ऑफ बॉम्बे के अंदर है, वहाँ पर इन्होंने हिट किया है। रायगढ़ के अंदर है, जहाँ के एक बार जिसको कहा जाता है कि लैंडफॉल के बाद में, जैसे उसको आई ऑफ दी साइक्लोन जब हिट करता है तो उसको बोलते हैं लैंडफॉल। तो लैंडफॉल करने के बाद में जो है उसकी आमतौर पर जो साइंटिफिक प्रूफ है तो वो जो है कम हो जाता है, उसकी स्पीड वगैरह जो है हवा की जो स्पीड होती है कम करने के लिए। तो जैसे इनिशियली आपने देखा होगा कि 102, 120, 130 तक भी कह रहे थे, जैसे कि वो 130 तक चली गई है, पर उसके बाद में कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये अब कम होता जाएगा, और इसका ज्यादा अभी आगे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खतरा थोड़ा सा टल गया है। और तीसरी बात थी कि आपका बॉम्बे के अंदर ये इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि वो उसे जो है डायरेक्टली लैंडफॉल वहां पर पहले तो हुआ नहीं है, और दूसरा एक बार लैंडफॉल होने के बाद में जो है ये थोड़ा हवा की जो है जो स्पीड थी वो कम होती गई है। कम होने की वजह से ये निकल गई है। पर ये मैं चीज जरूर बताऊंगा कि वहां पर माली नुकसान तो कुछ हुआ होगा, रायगढ़ के अंदर ज्यादा होगा, थोड़ा बहुत बॉम्बे के अंदर होगा, और जैसे आगे की तरफ जाते हैं तो थोड़ा बहुत नुकसान वहां पर भी हो सकता है। अभी क्या क्या चीजें करना है इन्होंने आमतौर पर जैसे कि बता रहे थे, अभी हमने सबसे पहले तो ये कि एक स्टॉक करना पड़ेगा, जैसे कि बताया था कि अभी डीसी ने अपनी कॉन्फ्रेंस की है, करने हैं कि कहाँ पर नुकसान हुआ, जहाँ के वो एनडीआरएफ की टीम को वहाँ पर भिजवा सकते हैं। ठीक बात। और एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि एक जैसे ये आई का जो है लैंड के साथ जो लैंडफॉल होता है, वहाँ पर बिल्कुल हवा बिल्कुल बंद हो जाती है, ऐसे लगता है कि जैसे भी साइक्लोन खत्म हो गया। उसके कोई आधे घंटे के बाद में 45 मिनट के बाद में, जिसको टेल ऑफ द आइलैंड साइक्लोन बोला जाता है, वो आके हिट करता है। उसी डायरेक्शन में भी हिट कर सकता है और दूसरी डायरेक्शन में भी हिट कर सकता है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। बता रहे हैं कि तूफान भले निकल गया, लेकिन टेल ऑफ द साइक्लोन अभी उसकी आशंका थोड़ी सी बाकी है। लेकिन राहत की बात यह कि तूफान गुजर गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तूफान की दस्तक कितनी खतरनाक थी। अगर ये पूरी ताकत के साथ मुंबई शहर से टकराता तो क्या भयानक, क्या डरावनी स्थिति हो सकती थी। लगातार कवरेज आज तक आपको दे रहा था। आज सुबह से हमारे संवाददाता भयानक तूफान के बीच भी अपनी जान जोखिम में डालकर भी लगातार आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे थे। तो दंगल के आखिरी पड़ाव पर आपको केवल इतना बता दें कि दंगल आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट aajtak.in।